एपिसोड 279 विंटर इज हियर। अगले दिन पहाड़ों में ठंडी हवाएं चल रही थीं। जमीन पर बर्फ की परत बन चुकी थी। कल तक जो घास हरी थी अब वो पीली पड़ गई थी। कोई भी जब उस पर कदम रखता तो उसमें से क्रिस्पी आवाजें आने लगती। यहाँ पर मौसम बदलते ही उनके बदलने का समय भी निश्चित नहीं होता है। ये ठंडी हवाएं इसी बात का संकेत था कि अब ठंड का मौसम आने ही वाला था। निया इस गांव में अभी आई ही थी और उसके पास ठंड के लिए कपड़े भी नहीं थे। नगाल के पास अभी भी एनर्जी थी कि वो गांव के बाहर जाकर शिकार करने का मन बना लेता है। निया एक मोटी एनिमल स्किन से बनी हुई जैकेट पहनकर निकलती है। जब उसके कपड़ों में हवा घुसती है तो उसे ठंड महसूस होती है। हवा बहुत तेज चल रही थी जिसकी वजह से जिराज को आग जलाने में भी परेशानी हो रही थी। जब वो निया को ठंड से कांपते हुए देखता है तो खड़ा होकर बोलता है, यहाँ बहुत ठंड है, मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। वो अपने हाथ को मुंह के पास रख लेती है क्योंकि उसके मुंह से सफेद हवा निकलती है। वो कांपते हुए बोलती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं राखी से मिलने जा रही हूँ। राखी ज्यादा दूर नहीं रहती है, इसीलिए फिर जिराज भी ज्यादा जोर नहीं देता है। निया अपने कब्ज को लेकर निकल जाती है। निया पेड़ के नीचे से चिल्लाती है, ट्राइब के मुखिया। इतनी ठंड में उसकी आवाज भी धीमी निकलती है, राखी। तभी दूसरी मंजिल से एक चीते का मुंह बाहर निकलता है। निया को देखते ही वो सर वापस अंदर हो जाता है। फिर एक धीमी गुर्राहट के बाद राखी नीचे आ जाती है। निया तुरंत ही उसकी गर्दन की तरफ देखती है। अगर उनके मुखिया की नजर राखी के घाव पर चली जाएगी तो नील के लिए मुसीबत हो जाएगी। ये तो अच्छा था कि ज्यादा ठंड होने की वजह से राखी ने बालों वाला कोट पहन रखा था जिसकी वजह से उसका गला ढका हुआ था। राखी अपनी लाल आंखों से उदासीन होकर बोलती है, निया कोई परेशानी हुई क्या? निया राखी को अलग खींच लेती है और फिर उसके कान में फुसफुसाती है, मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। अब तुम्हारी गर्दन ठीक है? राखी बोलती है, दर्द हो रहा है। निया की बात सुनते ही राखी सिसकने लगती है। निया तुरंत पूछती है, क्या तुम्हारे पिता ने इसे देख लिया है? राखी बोलती है, तुम चिंता मत करो, इसे मैंने उनसे छुपा लिया है। फिर वो गर्दन को छूती है जिसमें उसे दर्द हो रहा था। उसके बाद वो जमीन पर बैठ जाती है। फिर वो आगे बोलती है, मुझे अचानक महसूस हुआ कि मुझे उस आदमी के साथ अपना रिश्ता खत्म कर लेना चाहिए। निया उसे अजीब तरीके से देखते हुए पूछती है, क्यों? इससे उस आदमी का क्या लेना देना? राखी बोलती है, ये पहली बार है जब मुझे किसी आदमी से इतना लगाव हुआ है। फिर जब उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई तब मुझे पता चला कि जब एक आदमी प्यार में होता है तो उसकी फीलिंग कितनी कट्टर होती है। राखी एक पेड़ की शाखा उठा लेती है और फिर उसे जमीन पर घुमाने लगती है। ठंडी जमीन पर आंसू गिरने लगते हैं। राखी आगे बोलती है, अभी मैं ऐसी हूँ कि पहले जिस आदमी ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी जब मैं ठीक थी वो एक अपराधी था। निया बोलती है, मैं खुश हूँ कि तुम्हें ये पता है। फिर निया भी एक शाखा उठाकर उससे खेलने लगती है। फिर निया आगे बोलती है, तुमने जब एक रिश्ता किसी के साथ बना लिया है तो उसे तुम इतनी आसानी के साथ नहीं खत्म कर सकती हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस दिन तुमने कुछ गलत किया था। अगर उस दिन तुम उसे एक्सेप्ट कर लेती और बात बाहर निकलती तो कई सारे आदमी दूसरों के साथ वही करने की कोशिश करते, विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें कोई साथी नहीं मिला है। अगर ऐसा होने लगता तो हर लड़की के ऊपर खतरा मंडराने लगता। वो सुनकर राखी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। निया बोलती है, अब वो तुम्हारा अतीत है, उसके बारे में भूल जाओ। राखी तेजी से अपना सर हिलाते हुए बोलती है, हाँ। फिर राखी अपने आसपास बैठे कब्स को देखकर बोलती है, अब मैं अगले साल हीट में जाऊंगी। फिर मैं मेटिंग के लिए किसी ताकतवर आदमी को ढूंढूंगी और फिर टाइगर कब्स को जन्म दूंगी। निया को ये बात सुनकर थोड़ी शर्म आ रही थी। वो टेस्ट लेने के इरादे से पूछती है, क्या अब तुम नील को पसंद नहीं करती हो? ये सुनकर राखी कांपने लगती है और जल्दी से जवाब देती है, बिल्कुल नहीं। अगर अब वो मुझे पसंद करे तो भी नहीं, वो बहुत ही डरावना है। अब उन दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। तो निया को लगता है कि उसे जाकर नील से माफी मांगनी चाहिए और इस बात को यही खत्म कर देना चाहिए। फिर निया खड़े होकर बोलती है, मैं पानी के गड्ढे के पास जा रही हूँ, तुम भी आना चाहोगी? राखी तेजी से अपना सर हिलाते हुए बोलती है, कभी नहीं, मैं उस जगह पर अब कभी नहीं जाऊंगी। उस पानी के गड्ढे पर अभी भी थोड़े तेल के निशान बाकी थे। फिर निया शाखा से तेल को हटाते हुए नील को आवाज देती है। वो बोल को घर पर ही छोड़ आई थी, इसीलिए वो तेल को पत्ते में इकट्ठा करती है। नील थोड़ी देर के बाद ऊपर आता है। उसके पहले तो निया तेल साफ कर चुकी थी, सिर्फ उसके किनारों पर ही कुछ अवशेष बाकी थे। निया उसे देखकर खुश होते हुए बोलती है, तुम आ गए, मुझे लग रहा था कि अब तुम कभी मुझसे बात नहीं करोगे। नील पानी की सतह को देखते हुए बोलता है, ये पहले से ही साफ हो गया है,
तुम इसे और कितना बाहर निकालोगी? निया सीधे सीधे बोलती है, जब तक कि तुम बाहर नहीं आ जाते मैं यहाँ तुमसे बात ही करने आई हूँ। जब वो नील के चेहरे के ठंडे एक्सप्रेशन देखती है तो उसकी आवाज भी नम्र हो जाती है। फिर निया आगे बोलती है, सॉरी, अब मैं आगे से तुम्हारे और किसी और के बीच में कभी भी लाल धागा बांधने की कोशिश नहीं करूंगी। नील पूछता है, लाल धागा मतलब? वो अपनी पूंछ सीधी करते हुए इधर उधर देखने लगता है। वो पूछता है, अब तुम क्या करने वाली हो? निया जल्दी से उसे समझाती है, नहीं नहीं, ये बस समानता है। मेरा मतलब था कि अब मैं किसी भी लड़की को तुम्हारा साथी बनाने की कोशिश नहीं करूंगी। वो सुनते ही नील को शांति हो जाती है। फिर जब वो फिर से निया के अच्छे एक्सप्रेशन देखता है तो उसके दिल में बहुत खुशी होती है और उसका गुस्सा पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन उसका और फायदा उठाने के लिए नील अपने कठोर एक्सप्रेशन बरकरार रखता है। फिर वो पानी में एक बड़ा बबल बनाता है और गंभीर होकर बोलता है, ठीक है, फिर तुम आकर नेस्ट देख लो। निया की उत्सुकता बढ़ जाती है, तुमने यहाँ पर नेस्ट बना लिया है? वो पलटती है और अपने कब्ज के सर पर हाथ फेरती है। वो बोलती है, तुम यही इंतजार करना, बाद में अगर तुम्हारे पापा आ जाएं तो उन्हें भी बता देना कि वो चिंता ना करें। फिर वो कब्ज म्याऊ म्याऊ करते हैं और निया बबल में बैठ जाती है। वो बबल ठंडी हवा को रोकता हुआ अंदर आ रहा था। वो पानी में थी और फिर भी उसे बाहर की ठंड के मुकाबले यहाँ ज्यादा गर्म लग रहा था। जब नील बबल को लेकर अंदर जा रहा था तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जितना निया ने सोचा था ये गड्ढा उससे भी ज्यादा गहरा था। ये एक विशाल बावड़ी की तरह लग रहा था। ऐसा कहा जाता है कि बावड़ियों में ठंड में पानी गर्म होता है और गर्मी में ठंडा होता है। निया बबल पर हाथ रखती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ तो पानी भी गर्म है। निया बोलती है, ये तो मेरे गांव वाली बावड़ी की तरह है। निया को वो बहुत अच्छा लगता है और वो बबल को छूती रहती है। वो कम लाइट में नील की तरफ देख रही थी। फिर वो नील से पूछती है, तुम हम लोगों की तरह यहाँ नीचे आराम से रहते होगे ना? ऊपर तो इतनी ठंड होती है और तेज हवा चलती कि वो किसी को उड़ाकर भी ले जाए। नील उसकी बात मानकर अपना सर हिलाता है। फिर वो बोलता है, यहाँ जगह बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर समुद्र की तरह बड़ी लहरें भी नहीं आती हैं, इसीलिए ये जगह लड़कियों के लिए सुरक्षित है। जब वो लोग बात कर रहे थे तभी वाटर बॉडी चौड़ी हो जाती है, जिससे पता चलता है कि वहाँ उनके अलावा भी कोई है। नील निया को अंदर ले आता है और लाइट डिम हो जाती है और वहाँ पर सिर्फ एक ही लाइट थी जो कि नेस्ट के अंदर थी। फिर निया उस चमकती हुई जगह की तरफ खुश होते हुए इशारा करके बोलती है, वाओ, क्या ये तुम्हारा नेस्ट है? इसमें रोशनी कहाँ से आ रही है? नील बोलता है, तुम मेफोर्क ट्राइब की सदस्य नहीं हो, फिर भी तुम कितनी सुंदर हो। नील खुद से पहले निया को अंदर भेज देता है। फिर वो बीच में चमकते हुए मोती को उठाता है और फिर पूछता है, क्या तुम्हें हिना का नेस्ट अभी भी याद है? निया बोलती है, हाँ, उसके नेस्ट में बहुत सारे मोती थे, लेकिन तुम्हारे मोती जितनी चमक किसी में नहीं थी। नील उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी में अपनी पूंछ पानी में मार देता है। नील बोलता है, हर मेयरमैन को एक मोती मिलता है। जब वो किसी लड़की के साथ मीटिंग कर लेता है तो सबूत के तौर पर वो उस मोती को लड़की के नेस्ट पर लगा देता है। जब मैं अपने साथ तुम्हें रखने का सोच रहा था, इसीलिए मुझे ये मोती लाना पड़ा। निया की सोच बहुत अजीब हो जाती है। पहली चीज तो उसके दिमाग में आती है कि हिना के नेस्ट में जितने मोती थे, इतने आदमियों के साथ उसके संबंध थे। वहाँ पर तो ऐसे कई 100 मोती थे। हजारों में से कुछ 100 लोगों को मीटिंग करने का मौका मिला था। इस प्रजाति के लोग कितने ट्रैजिक होते हैं। निया बोलती है, तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतने ज्यादा कंपटीशन में भी मेट करने का मौका मिल गया। निया उसके अचीवमेंट के लिए उसकी सच में तारीफ कर रही थी। नील खुश होकर अपनी आईब्रो ऊपर करता है। फिर वो निया की तरफ देखता है। उसके लंबे बाल और नीले आईलैशेस बहुत मनमोहक लग रहे थे। उस चमकदार मोती के साथ निया का मनमोहक रूप भी करामाती लग रहा था। निया जो अभी इस दुनिया में आई ही थी, वो अपनी सुंदरता से अचेत थी। अच्छा है, ये वो अभी एक्सपीरियंस कर रही थी। थोड़ी देर रुकने के बाद वो पलटकर नेस्ट को अच्छे से देखने लगती है। वो बोलती है, ये बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा सकरा जरूर है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम अकेले यहाँ रहते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता? अब जब हम 2 लोग यहाँ आए हैं तो थोड़ा सा हिलने की जगह भी नहीं बची है। नील कोई जवाब नहीं देता है, बस मुस्कुरा देता है। अब जब वहाँ पर कोई दूसरा मेफोल्क नहीं था, फिर उसे बड़ी जगह क्यों चाहिए थी? अगर वहाँ पर जगह कम नहीं थी तो अच्छा था ना, वो लड़की को कसकर पकड़ सकता है और उसे करीब रहकर बात भी कर सकता है। फिर जब निया दीवार को छूती है तो उसे आश्चर्य होता है, क्योंकि वो दीवार बहुत स्मूथ थी। निया पूछती है, ये यहाँ पर इतने सारे बबल्स क्यों हैं? मुझे याद है
जब हम समुद्र में थे तब तुमने गुफा का दरवाजा बंद किया था। नील जवाब देता है, यहाँ पर जगह नम है, अगर मैं बबल का इस्तेमाल नहीं करता तो पानी अंदर आ जाता है और इस गुफा को गिरा देता है। ये लड़कियों के लिए ठीक नहीं था। वैसे तो नील का कहना लॉजिकल था, लेकिन अगर कोई भी उसके कहे पर विचार करे तो उसे समझ में आ जाता है कि उसकी निया को लेकर क्या डिजायर है। वो किसी भी चीता लड़की को अपना साथी नहीं बनाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो एक लड़की को ध्यान में रखकर नेस्ट बना रहा था। निया को भी तुरंत समझ में आ गया था। वो बोलती है, मुझे ऊपर छोड़ दो, मुझे यहाँ बहुत समय हो गया है, जिराज को चिंता हो रही होगी। नील की आंखें तुरंत ही नीचे हो जाती हैं। वो बोलता है, तुम अभी ही तो आई हो। निया बोलती है, मैं काफी देर तक राखी के साथ भी थी। नील को नागाल का काफी डर था, इसीलिए वो निया को जबरदस्ती भी नहीं रोक सकता था। इसीलिए फिर वो बबल बनाता है और उसे ऊपर भेज देता है। उधर जिराज कब से पानी में गुर्रा रहा था, उसके साथ ही उसके कब्ज भी गुर्रा रहे थे। जब जिराज उन दोनों को सतह पर तैरते हुए देखता है तो वो मन से कुछ सोच लेता है और नील से लड़ने के लिए पानी में कूदने वाला होता है। तभी निया बबल से बाहर निकलती है और जिराज के बाल पकड़कर ऊपर आ जाती है। फिर वो बोलती है, चलो चलते हैं। जिराज चीखता है और फिर निया को अपनी पीठ पर बैठाकर वहाँ से भाग जाता है। नागाल ने 10 सुंदर और मोटी स्किन वाले 10 जानवरों का शिकार किया था, जिसकी जिराज ने एनिमल स्किन बनाई और पेड़ के नीचे सुखा दिया। जब शिकार की स्किन निकाली जाती है तो हमेशा की तरह उनका स्मोक चिकन बनाया। इस मामले में पशुनगर और ये गांव एक जैसे ही थे। वहाँ के आदमी बिजी थे, तभी स्मोक मीट की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। निया के पास पहनने के लिए कोई मोटे कपड़े नहीं थे, इसीलिए वो पेड़ के छेद से बाहर नहीं आ पा रही थी। जब वो एनिमल स्किन सूख जाती है तो उसके बाद नागाल निया का नाप लेता है ताकि उसके लिए कपड़े बना सके। नागाल जब उसके चेस्ट का नाप लेता है तो बड़ी निर्दयता से बोलता है, तुम पहले से काफी मोटी हो चुकी हो। निया को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस जगह की बात कर रहा था। वो बोलती है, सच में? मैं पहले से थोड़ी ही मोटी हुई हूँ, है ना? निया को लग ही रहा था कि उसका फिगर अच्छा हो गया है। फिर उसे समझ में आता है कि दूसरे लोग उसे अच्छे से देख पाते हैं कि वो कैसी है, क्योंकि खुद को कांच में देखने के लिए उन्हें वो अच्छे ही लगते हैं। फिर नागाल निया का चेस्ट पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हारा चेस्ट प्लम्पर हो गया है, तुम्हें महसूस नहीं हो रहा? तुम भूल गई कि अब तुम्हें वो स्नेक स्किन से बना ट्यूब टॉप भी टाइट हो गया है? वो सुनते ही निया का चेहरा लाल हो जाता है और वो नागाल का हाथ दूर कर देती है। निया बोलती है, बदमाश नाग, तुम इस गंभीर एक्सप्रेशन के पीछे अपना बदमाश चेहरे को नहीं छुपा सकते हो। नागाल लाचारी से बोलता है, ठीक है, तुम मोटी नहीं हो, अब अपने हाथ लंबे करो और मुझे नाप लेने दो। जिराज भी आगे आकर बोलता है, तुम मोटी हो गई तो मान लो ना निया, मैं इसकी वजह से तुमसे नफरत नहीं करूंगा। पहले तो निया उसकी बात सुनकर चिल्लाती है और फिर चुप होकर अपने हाथ लंबे कर देती है। ये अलग अलग प्रजाति के लोगों के बीच का गैप था जो कभी भी हल नहीं हो सकता था। एपिसोड 280 स्नोफॉल। पता नहीं कब से बाहर बर्फ गिरना शुरू हो गई थी। सफेद बर्फ ठंडी हवा के साथ पेड़ के अंदर आने लगी और पूरी जगह में डांस कर रही थी। निया खुश होते हुए बोलती है, बाहर बर्फ गिर रही है। इतना बोलकर वो बाहर दौड़ जाती है। बाहर सब कुछ सफेदी से ढक चुका था और बाहर पौधों पर सफेद मखमली कैप बन गई थी। जमीन पर कुछ पंजों के निशान बने हुए थे जो बड़े पेड़ की तरफ जा रहे थे। निया भावुक होते हुए बोलती है, एक और साल बीत गया। पिछले साल इस मौसम में उसके नाग वाले अंडे जमीन में ही थे। नागाल भी अब सोने जाने ही वाला था। फिर अचानक से निया के कंधे पर एक बड़ा और जोरदार हाथ आता है तो उसके चेहरे की हंसी गायब हो जाती है। इन ठंडी हवाओं के बीच नागाल की आवाज भी अलग ही लग रही थी। नागाल बोलता है, मैं सोने जा रहा हूँ। निया उसके हाथ को पकड़ लेती है। वो बहुत ठंडा था। वो हाथ को बिना छोड़े बोलती है, अब इस बार तो अंडे भी नहीं है तो तुम सोने थोड़ा लेट नहीं जा सकते हो? एक बार अगर तुम सो जाओगे तो फिर ठंड के मौसम के खत्म होने के बाद ही उठोगे। यहाँ पर ठंड का मौसम इतनी जल्दी आ गया और ऐसा लग रहा है कि ये पशुनगर से भी लंबा चलेगा। नागाल अपनी जुबान निकालकर निया के गालों पर रगड़ता है। निया जब अपना मुंह पलटती है तो उसका सर नागाल की जीभ से टकरा जाता है। जिराज अलग देखते हुए कब्ज के साथ खेलता है। वो उन्हें अपने पेट पर खिलाता है। किस करने के बाद नागाल अपने होठ निया के होठों पर दबाते हुए बोलता है, मेटिंग से मेरा शरीर गर्म हो जाता है, चलो। फिर निया जिराज की तरफ देखती है और अपने मुंह से नागाल का मुंह बंद कर देती है। फिर वो नागाल से दूर हो जाती है और अपना सर पेट से बाहर निकालकर बोलती है,
आज ज्यादा ठंड नहीं है, जब तक तुम सोने नहीं जाते हो तब तक हम लोग नीचे जाकर बर्फ से खेलते हैं। ये हमारे पास आखिरी मौका है। नागाल बोलता है, ठीक है। फिर नागाल सफेद बालों वाला कोट निकालता है जो उसने निया के लिए बनाया था, उसे सर से पैर तक ढक देता है। अब बस उसका सुंदर चेहरा ही दिख रहा था। जब वो मुस्कुराती है तो उसके नीचे झुकी हुई आंखें उसे और भी एनर्जेटिक बना देती हैं। पहले निया और नागाल नीचे उतरते हैं और फिर उनके पीछे पीछे जिराज कब्ज को लेकर आता है। जब वो उतर रहे थे तो तीसरा, जिसने अपने पापा के बाल ठीक से नहीं पकड़े थे, वो जमीन पर गिर जाता है। निया बर्फ में लिपटे हुए तीसरे कप को उठाते हुए बोलती है, संभल कर। वो गुर्राता हुआ अपने पैर हवा में हिलाता है और अपना सर उसकी माँ के ऊपर टिका देता है। फिर उसकी नाक पर थोड़ी बर्फ गिरती है और उसकी नाक ढक जाती है। उसे देखकर निया भी मुस्कुराने लगती है। फिर वो अपनी नाक को उस कप की नाक से रगड़ती है जिससे वो बर्फ पिघल जाती है। निया बोलती है, अब तुम बड़े हो गए हो, थोड़े ही दिनों में तुम इतने भारी हो जाओगे कि अपनी मम्मी से भी नहीं उठ पाओगे। जब नागाल उस कप की तरफ देखता है तो उसकी आंखें गोल थी और उसके एक्सप्रेशन निया की तरह लग रहे थे। वही मासूमियत उसके चेहरे पर भी दिख रही थी। तब अचानक उसे समझ में आता है कि क्यों जब वो कप्स को देखता है तो उसे प्यार आता है। ऐसा नहीं था कि नागाल उन कप्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, लेकिन अगर छोटे सांप से तुलना करें तो वो कप्स से ज्यादा प्यार करता था। उसकी आंखों में कभी उनके लिए मारने का ख्याल भी नहीं आया। वैसे भी जब वो लोग पैदा हुए थे तब माहौल बड़ा मुसीबत भरा था। वो जब से इस दुनिया में आए हैं तब से उन्होंने किसी आपदा का सामना नहीं किया था। नागाल बोलता है, तुम बाहर खेलने जाना नहीं चाहते हो? मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊंगा। जब निया के पीछे से ठंडी हवा निकलती है तो वो अपनी टोपी को और भी इकट्ठा कर लेती है। फिर वो नागाल को बोलती है, तुम भी अंदर जाकर स्कर्ट पहन कर आओ, यहाँ बहुत ठंडी हवा चल रही है। अगर तुम इंसान बन जाओगे तो तुम्हें ठंड कम लगेगी। निया जब देखती है कि इतनी ठंड में जिराज का चेस्ट भी बिना कपड़ों के है तो आगे बोलती है, तुम भी ठंड से बचने के कोट पहन लो। जिराज उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। वो अपने कंधे से बर्फ हटाते हुए बोलता है, मैं एक आदमी हूँ, मैं लड़कियों के कपड़ों में कैसा दिखूंगा। उधर नागाल निया की बात मानकर पेड़ पर चढ़ जाता है और स्कर्ट पहनकर फिर से नीचे कूद जाता है। उन लोगों के साथ नील भी यहाँ आया था, इसीलिए निया को उसका भी ख्याल आता है। लेकिन वो लोग तो ऐसे ही घूमने वाले थे और नील के लिए जमीन पर चलना काफी मुसीबत वाला काम है, इसीलिए निया उस बारे में बात ही नहीं करती है। मयूर भी पता नहीं कहाँ चला गया था। शायद उसने किसी बड़े पेड़ पर नेस्ट बना लिया होगा और वहाँ आराम कर रहा होगा। गांव के बाहर एक बड़ा गोल नेस्ट था। वहाँ से पक्षियों के चहचहाने की आवाज आने लगती है। उसमें से मयूर अपना सर बाहर निकालकर चीतों की गांव की तरफ देखने लगता है। अब बाजी पलट चुकी थी। पहले मयूर निया के साथी को उनसे मिलने से रोक रहा था और अब वो अंदर नहीं जा सकता था। अब वो निया को फिर से कब देख पाएगा। फिर निया बर्फ से ढके हुए फ्लॉस एराकुली के खेत की तरफ जाती है। वहाँ पर थोड़ा सा भी हरा दिखाई नहीं दे रहा था। निया बोलती है, वो गायब हो गए? वो बहुत निराश दिखाई दे रही थी। जिराज तुरंत बोलता है, जब हल्की बारिश का मौसम आएगा तब ये पौधे फिर बढ़ने लगेंगे। कब्ज को ये जगह बड़ी पसंद थी। जैसे ही उनको वहाँ छोड़ा वो तुरंत ही इधर उधर भागने लगते हैं। तीनों पागलों की तरह दौड़ रहे थे। उसमें बड़ा वाला दूसरे से थोड़ा आगे था और तीसरा तो बहुत ही पीछे छूट गया था। निया खुद को रोक नहीं पाती और उन पर चिल्लाने लगती है। उनकी डांट सुनकर कब्ज और तेजी से भागने लगते हैं। बड़ा तेजी से भाग रहा था तो वो पेड़ से टकरा जाता है और वो पलटकर वापस आने लगता है। पहले नंबर पर आने के चक्कर में दूसरा वाला भी पलट जाता है। तीसरा बेवकूफों की तरह आगे भाग रहा था और जब वो दोनों मिलते हैं तब वो पलटता और फिर से पीछे रह जाता है। वो लोग और भी दौड़ना चाहते थे लेकिन निया उनके लीडर को मतलब बड़े वाले को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से उनकी कंपटीशन खत्म हो जाती है। निया बड़े वाले के ऊपर से बर्फ को झटकते हुए बोलती है, चलो कहीं और खेलेंगे, मुझे पता नहीं कहाँ चलें। जिराज, तुम बोल रहे थे ना कि तुम्हें सैंडपिट में रेत बदलनी है, चलो अभी चल लेते हैं और वहीं खेलेंगे। फिर वो नागाल को देखकर बोलती है, तुम तो पूरे गांव में घूम चुके हो, तुम्हें पता है रेत कहाँ मिलेगी? नागाल सूर्य की तरफ देखकर बोलता है, उधर रेत का बड़ा ढेर है। जिराज मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है चलो, मैं बहुत सारे बैग लेकर आता हूँ। फिर उसने बैग में कब्ज को भर लिया और निया के सामने बैठकर बोलता है, चलो मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। फिर जब निया उसके कंधे पर बैठ जाती है फिर जिराज दौड़ने लगता है। नागाल भी सांप बनकर उनके आगे रेंगने लगता है। वो उन्हें रास्ता बता रहा था। वैसे तो नागाल ने कहा था कि वो पास ही में है, लेकिन फिर भी दौड़ते हुए उन्हें 2 घंटे लग गए। जब वो वहाँ पहुंचे तो देखते हैं कि वहाँ
बहुत ही बड़ा रेगिस्तान था। वहाँ बहुत ही लहरदार फैली हुई गोल्डन रेत थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो फ्रीज होकर मोशन में है। उसे देखकर उन लोगों को गेहूं के खेत भी याद आ जाते हैं। उन लहरों की शिखर पर सफेद बर्फ भी लगी हुई थी। वो सफेद और गोल्डन का कॉम्बिनेशन बहुत ही मनमोहक लग रहा था। जिराज खुश हो जाता है। वाह, इतनी सारी रेत। वो आगे बोलता है, हम लोग यहाँ बहुत सारी पूप कर सकते हैं और उसे साफ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बात सुनकर निया चुप हो जाती है। वो सोचती है कि पशु मानवों की आंखों में ये रेगिस्तान एक अच्छा टॉयलेट कैसे लगता है। फिर जिराज बोलता है, यहाँ पर एक भी पेड़ नहीं है। ये बहुत अच्छा है, चलो जल्दी से बैग भर लेते हैं। जिराज कब्ज को नीचे उतार देता है और बैग में रेत भरने लगता है। जब कब्ज अपने सामने गोल्डन दुनिया को देखते हैं तो उन्हें चक्कर आ जाते हैं। जब वो लोग अपने छोटे पैरों से उस पर चलने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो रेत तो दबी हुई है। फिर वो लोग गुर्राते हुए अपने पंजों से रेत खोदने लगते हैं। ज्यादा रेत खोद लेने से उन्हें टॉयलेट का मन होता है। फिर निया उन कब्ज को अपने पास बुला लेती है। बच्चों, इधर आ जाओ। कब्ज खुशी से दौड़ते हुए निया के पास जाते हैं। दौड़ते हुए वो लोग निया से आगे निकल जाते हैं। फिर जब उनकी माँ उनका पीछा करती है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो लोग और भी तेज दौड़ने लगते हैं। नागाल अपनी बॉडी ऊपर करके देखता है और निया का पीछा करने से पहले बोलता है, ज्यादा दूर तक मत भागना। एपिसोड 281, निया का खेल। निया जोर से चिल्लाकर जवाब देती है, ठीक है। जब वो अपना मुंह पलटती है तो उसे पता चलता है कि नागाल उसके पीछे ही खड़ा था। जिराज भी बैग में रेत भर रहा था। जिराज बोलता है, रुको, मुझे रेत तो भर लेने दो। निया अपनी जुबान बाहर निकालती है तो उसके मुंह में रेत चली जाती है। फिर वो जोर से उसे थूक देती है। वो नीचे बैठ जाती है और अपने बच्चों को आवाज लगाती है, बच्चों, मम्मी के पास आओ। कब्ज का अभी तक पेट नहीं भरा था, फिर भी वो दौड़ते हुए मम्मी के पास आ जाते हैं। वो खुद को निया के पैरों से रगड़ते हुए गुर्राते हैं। वैसे निया को उनके बच्चों वाली आवाज समझ में नहीं आती है। जिराज तो उनकी ही प्रजाति का था, शायद उसे समझ आ रही थी। वो तुरंत ही उस पर दहाड़ने लगता है, जाकर दूसरी जगह खेलो। एक पिता की जोरदार डांट से काम सही होने लगता है। पहले तो कब्ज डरते डरते गुर्राते हैं और फिर दौड़कर निया के पीछे छुप जाते हैं। निया चुपचाप एक जमीन पर एक छोटा छेद कर रही थी। फिर वो तीसरे कप को उठाकर उसमें गाड़ने लगती है। वो सिर्फ उस कप का थोड़ा सा सर बाहर रखती है ताकि वो सांस ले सके। अपनी माँ को देखते हुए उस कप की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो थोड़ा सा अपना सर हिलाता है और फिर उसे पता चलता है कि वो अपनी बॉडी जरा सी भी नहीं हिला पा रहा था। फिर भी वो डरता नहीं है और चुपचाप अपना सर नीचे करके रेत को देखता रहता है। उसे देखकर बड़ा वाला और दूसरे नंबर का कप भी दौड़ते हुए वहाँ आ जाते हैं। वो दोनों तीसरे वाले के सर के आसपास घूमने लगते हैं और उसको परेशान करने के लिए अपने पंजों से उसे नोच भी देते हैं। उससे बचने के लिए तीसरा वाला कप अपना मुंह खोलकर उन्हें काटने लगता है। वो नजारा देखकर निया इतने जोर से हंसती है कि उसका पेट दुखने लग जाता है। फिर वो उसके पास एक और गड्ढा खोदती है और उसमें बड़े वाले को भी गाड़ देती है। वो दहाड़ता है। पहले तो वो तीसरे को घूरने लगता है, उसके बाद अपनी माँ को देखता है और आखिर में दूसरे वाले को देखने लगता है। दूसरा वाला खुशी से दहाड़ता है और बड़े वाले पर छलांग मारकर उसे काटना शुरू कर देता है। उन दोनों के समान ताकत ही थी, इसीलिए दोनों में हमेशा ही कंपटीशन होता रहता था। अब जब उसे जीतने का मौका मिला था तो दूसरा वाला अपनी सारी ताकत लगा देता है। बड़ा वाला अपना सर इतना तेज घुमाता है कि वो साबित कर देता है कि उसको हराना इतना आसान नहीं है। वो अपना सर पंखे की तरह घुमाता है। अब दूसरे वाले के लिए बड़े कप के सर पर काटना इतना आसान नहीं था। निया अपनी हंसी दबाती है और पास में दूसरे कप के लिए भी गड्ढा खोदने लगती है। फिर जब निया दूसरे वाले को उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है तो पास में बैठा हुआ जिराज जोर जोर से हंसने लगता है। जिराज की हंसी दूसरे वाले कप को इतना डरा देती है कि उसके बाल उड़ने लगते हैं और उसकी बॉडी हवा में उड़ जाती है। फिर उसे समझ में आता है कि उसकी माँ के साथ कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो अपने भाइयों के पास वाले गड्ढे को देखता है और उसकी माँ का हाथ भी उसी की तरफ आ रहा था। वो तुरंत ही खड़ा होकर दौड़ने लगता है। उसकी वजह से निया के मुंह पर रेत उड़ जाती है। वो अपना मुंह हिलाते हुए खड़ी हो जाती है। उसके बाद वो उस कप का पीछा करने लगती है। निया बोलती है, वहीं रुक जाओ। निया कुछ नहीं बोल रही थी, तब तक स्थिति इतनी खराब भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही निया उसे ऑर्डर देती है वो अपनी स्पीड और बढ़ा लेता है और रेत से निकल जाता है।
जल्द ही निया थक जाती है और उसका गुस्सा बढ़ने लगता है। क्या निया 1 महीने के बच्चे से तेज भी नहीं दौड़ सकती? इससे उसे सच में झटका लगेगा। फिर निया अपने दांत पीसते हुए उसका पीछा करने लगती है। नागाल निया को इतना थका हुआ नहीं देख पा रहा था। वो तुरंत ही अपनी पूंछ को रेत में डालता है और उस कब को पकड़ लेता है। वो कब कलाबाजी दिखाने लगता है। निया चतुराई से उसे पकड़ लेती है और हाफते हुए बोलती है, शैतान, आखिर तू पकड़ में आ ही गया। कब अपना मुंह खोलकर दहाड़ने लगता है। निया हंसते हुए उसे पहले दोनों कप्स के सामने ही जमीन में गाड़ देती है। बड़ा और तीसरा कप दोनों की आंखें उनके बालों में छुपी हुई थी। वो अपना सर उठाते हैं और अपने छोटे दांत दिखाते हुए एक साथ हंसते हैं। दूसरा कप उन्हें देखकर चुप हो जाता है। वो कहावत है ना कि जो हम दूसरों के साथ करते हैं वो एक ना एक दिन हमारे साथ भी होता है। निया को उन तीनों को गाड़ कर भी मजा नहीं आया था। अब वो उनके पास एक और बड़ा गड्ढा खोदने लगती है। जिराज और नागाल एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर एक साथ पीछे हो जाते हैं। वहाँ की रेत इतनी सॉफ्ट और पाउडरी थी कि अगर कोई भी गहरा गड्ढा खोदने जाए तो रेत उसे वापस भर देती थी। निया 10 मिनट तक मेहनत करके गड्ढा खोदती है, लेकिन वो थकान को लेकर कंप्लेन नहीं करती है। जब उसे लगता है कि उसकी स्पीड बहुत कम है तो फिर वो अपने साथियों को भी मदद के लिए बुला लेती है। मुझे गड्ढा खोदने में मदद करो, जिराज गुस्से में बोलता है। तुम्हें गड्ढा खोदने में मदद करें ताकि तुम हमें भी अंदर गाड़ दो? निया उसे समझाती है, नहीं, मैं तो खुद को गाड़ रही थी। जिराज उसकी साइड में देखने लगता है। निया जब उसकी नजरों को फॉलो करती है तो उसे तीनों कप्स के सर दिखाई दे रहे थे। वो अपनी नजरें घुमाकर नागाल की तरफ करती है। नागाल? नागाल बोलता है, ठीक है। निया की आंखें चमक उठती हैं। इसने इतनी आसानी से हाँ कैसे कर दिया? नागाल मुस्कुराता है और फिर अपनी पूंछ निया के पैरों की तरफ ले जाता है। उसको थोड़ा सा दबाने से ही रेत उड़ने लगती है। फिर जब निया उसमें गिरती है तो वो चीखने लगती है। जब तक उसे होश आया तब तक तो वो कमर तक गड़ चुकी थी। उसका चेस्ट अभी भी दिखाई दे रहा था। ये तो अच्छा है कि वो कब्ज की तरह बुरी स्थिति में नहीं थी, क्योंकि उसके हाथ अभी भी बाहर ही थे। निया अपने हाथों को रेत से टिकाकर बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है। रेत बहुत भारी थी, जिसकी वजह से वो और ढकने लगती है। फिर तो वो थोड़ा सा भी हिल नहीं पाती है। निया गुस्से से चिल्लाती है, नागाल? नागाल शांति से जवाब देता है, ये वही गड्ढा है जिसके लिए तुम मदद मांग रही थी। जिराज उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और कब्ज भी खुशी मनाते हैं। निया मुस्कुराते हुए उन्हें डांटती है, शैतानो। फिर निया रेत पर चढ़ने की कोशिश करते हुए धमकी देती है, तुम लोग बस मुझे एक बार बाहर निकलने दो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। नागाल मुस्कुराने लगता है। रेगिस्तान में अचानक से अजीब आवाजें आने लगती हैं। जिराज के कान खड़े हो जाते हैं। फिर वो दौड़ते हुए थोड़ी ऊंचाई पर जाकर सुनता है। जिराज बोलता है, नागाल, क्या तुम्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं? नागाल की पूंछ रेत दबा रही थी। वो भी ध्यान से इधर उधर देखता है और फिर अपनी पूंछ वापस ले लेता है। निया चिंतित होकर चिल्लाती है, मुझे मत छुओ, लेकिन अगले ही पल वो खुद को खींचकर बाहर कर लेती है। फिर वो नागाल की पूंछ पर मुक्का मार देती है। वो बोलती है, मैं खुद बाहर निकलना चाहती थी, तुमने मेरी सारी मेहनत खराब कर दी। नागाल उसको चुप करने के लिए थोड़ा सा हिलाता है, फिर अपनी पूंछ से कब्ज को भी बाहर निकाल लेता है। निया का चेहरा गंभीर हो जाता है। फिर वो एनिमल स्किन का बैग उठाती है और बच्चों को उसमें रख लेती है। वो पूछती है, क्या हमारे आसपास कोई दूसरे पशु मानव है? उसकी आवाज को सुनकर उन पशु मानवों को पता चल जाता है कि वो पकड़े जा चुके हैं। फिर वो लोग छुपना बंद कर देते हैं और अचानक से रेत के अंदर से बिच्छू पशु मानव का एक ग्रुप निकलता है। उन्हें देखकर निया का गला चोक हो जाता है। वो डरकर अपने साथी की तरफ भागने लगती है और जल्दबाजी में अपने ही पैर से ठोकर खा लेती है। फिर वो जोर से हाँफते हुए एक ठंडी बाहों में गिर जाती है। नागाल उसे पाकर जिराज को सौंपते हुए बोलता है, ध्यान से। फिर वो जिराज को बोलता है, तुम निया को संभालो और इन बिच्छुओं को मुझ पर छोड़ दो। जिराज निया को लेकर पीछे हो जाता है। निया और भी डर जाती है। उसे लगता है कि उसका दिल गले तक आ गया है, जबकि अब तो वो उन बिच्छू पशु मानवों को भी नहीं देख पा रही थी और जिराज की बाहों में थी। निया धीरे से बोलती है, मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए था। जिराज उसे शांत करने के लिए उसके सर पर किस करता है। वो बोलता है, पागल, तुम कहीं भी जा सकती हो, तुम चिंता मत करो, नागाल उन जंगली पशु मानवों का सामना कर लेगा। पीछे से लड़ाई की आवाजें आ रही थी। निया पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, लेकिन जिराज की वजह से नहीं देख पा रही थी। अब उसके पास कोई विकल्प ही नहीं था, इसीलिए वो जिराज की बात मान लेती है। वो कम से कम 20 बिच्छू पशु मानव थे और पूरे रेगिस्तान में फैले हुए थे।
नागाल कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो सभी पशु मानवों को नहीं रोक पाता है। कुछ पशु मानव वहाँ से बचकर जिराज के पास आ जाते हैं। उन डरावने बड़े कीड़ों को देखकर निया को लगता है कि वो किसी डरावने यूरोपियन फिल्म में आ गई है। अगर ये सच में कोई फिल्म होती तो इसमें बहुत सारे लोग मरते, पर अच्छा है कि ये फिल्म नहीं है। जिराज भी उन लोगों में शामिल नहीं था जिनके पास लड़ाई की कोई ताकत ना होते हुए सिर्फ दिमागी शक्ति हो। वो निया को अपने पीछे छुपा लेता और फिर तेंदुआ बन जाता है। वो उन बिच्छू पशु मानवों से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। फिर वो उन लोगों पर हमला करता है। निया बच्चों को उठाकर थोड़ा पीछे हो जाती है। थोड़ी ही देर में जिराज उन बिच्छुओं को मार गिराने लगा। तभी एक बिच्छू निया पर हमला करने पहुंच जाता है। उसे जिराज बिजली की तेजी से आकर मार देता है। बिच्छुओं की संख्या कम हो रही थी और अब निया को परेशान करने कोई भी नहीं आ रहा था। जिराज रेत से ऊपर लगे खून को हटाने लगता है। फिर वो इंसान बन जाता है और भागते हुए निया के पास आ जाता है। फिर जिराज निया का हाथ पकड़कर पूछता है, तुम डर तो नहीं रही हो ना? मैंने खून साफ कर लिया है। वो निया की बॉडी के कड़कपन को महसूस कर पा रहा था। निया गहरी सांस लेते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है। निया को लगता है कि शायद जिराज सोच रहा है कि निया यहाँ की बाकी लड़कियों जितनी मेंटली स्ट्रांग नहीं है। वैसे जब वो निया को ये कहते सुनता है कि मुझे तो इसकी आदत है, तब उसे और भी बुरा लगता है। अगर पहले निया को डर लगा है, मतलब वो एक अच्छे साथी होने का फर्ज पूरा नहीं कर पाया है। जब नागाल आखिरी बिच्छू को मार रहा था, तब तक वहाँ बहुत सारी टूटी हुई शेल्स और पैर बिखरे हुए थे। वहाँ जो हवा बह रही थी, उसमें भी इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि किसी को भी उल्टी हो जाए। फिर नागाल साफ जगह में रेंगने लगता है और अपने ऊपर से खून साफ कर लेता है। फिर वो आधा इंसान बनकर बोलता है, चलो वापस चलते हैं। निया पलट जाती है। फिर वो देखती है तो वो कांपने लगती है और निया बहुत डर जाती है। वो जल्द से जल्द उस जगह से निकल जाते हैं। फिर भी वो लोग ये नहीं पता लगा पाए कि ये बिच्छू आए कहाँ से थे। कहीं तो रेत के ढेर से रेगिस्तान की गहराई में जा सकते हैं। फिर जब वो गांव पहुंचते हैं, बहुत सारे चीतों को बिच्छू की खुशबू आ जाती है। खतरे को महसूस करके वो लोग तुरंत ही बाहर निकल आते हैं। मुखिया पूछता है, तुम लोग फिर से बिच्छू पशु मानवों के एरिया में गए थे? राखी भी उनके साथ थी। वो निया को अजीब नजरों से देखती है। वो दौड़कर निया के पास जाना चाहती थी, तभी उसके नाक में जिराज और नागाल की बदबू आ जाती है। वो आगे बढ़ने से डर जाती है। जिराज बोलता है, वो 20 पशु मानव थे, हमने उन सभी को मार दिया। फिर निया को दूसरे आदमियों की नजरों से बचाने के लिए वो निया के सर पर टोपी लगा देता है। उसकी बात सुनकर मुखिया खुश हो जाता है। वो बोलता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हर बार एक बिच्छू पशु मानव मारा गया है। इससे तो गांव की लड़कियां और भी सुरक्षित महसूस करेंगी। इसका मतलब कि निया को जो शौक लगा था वो फायदेमंद रहा। जिराज निराश होकर बोलता है, इसका निया को बड़ा झटका लगा है, हमें वापस जाना चाहिए। नागाल भी कब्ज को उठाकर उसके पीछे चल रहा था। जब वो मुखिया के सामने से निकलता है तो उसे बोलता है, वैसे बिच्छू पशु मानव सभी जंगली होते हैं और उन्हें दूसरी प्रजाति जैसे सांप की लड़कियां पसंद नहीं करती हैं। वो लोग झुंड में चलते हैं। उसकी बात सुनकर मुखिया सोच में पड़ जाता है। हाँ, ये लोग झुंड में ही चलते हैं और इनकी संख्या भी ज्यादा होती है। शायद लड़कियां इन्हें इसीलिए पसंद नहीं करती हैं क्योंकि उनकी रिप्रोडक्टिव स्पीड बहुत तेज होती है। जब वो किसी भी लड़की को उठाकर ले जाते हैं तो फिर उनसे बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, नहीं तो फिर उनकी प्रजाति कब का खत्म हो जाती। जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं, जिराज निया के नहाने के लिए पानी गर्म करता है। नील उस समय सांस लेने के लिए ऊपर आया हुआ था। वो जिराज के घबराए हुए एक्सप्रेशन देखकर पूछता है, क्या बात है? जिराज बोलता है, आज हम लोग एक जंगली पशु मानवों के झुंड में फंस गए थे। उसकी वजह से कुछ गंदगी निया के शरीर तक भी आ गई थी, इसीलिए मैं उसके लिए नहाने का पानी गर्म कर रहा हूँ। वो सुनकर नील को आश्चर्य हो रहा था क्योंकि जिराज उसे कभी इतने अच्छे से बात नहीं बताता है। सच में जिराज कुछ अच्छा नहीं कर रहा था। फिर वो तुरंत बोलता है, अगर मैं तुम्हें ये सब बता दूं तो भी तुम क्या ही मदद कर सकते हो। वो लोग रेगिस्तान में रहते हैं, अगर तुम वहाँ चले गए तो सूखी मछली बन जाओगे। फिर जिराज हंसने लगता है। जिराज दहाड़ते हुए हंसता है और फिर पलटकर जाने लगता है। उसकी वजह से नील को इतना गुस्सा आता है कि वो पानी पर अपना मुंह मारता है। उससे लहरें उठना शुरू हो जाती हैं। निया को इतना घटिया आदमी कैसे पसंद आ सकता है?